हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, हम आपके लिए आज करंट अफेयर्स का अगला सेट 24 लेके आए हैं। मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि हम हर वीक आपके लिए टेस्ट करंट अफेयर्स के सेट प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इनको तैयार करा करो बच्चा, क्योंकि लगातार अगर आप इनको तैयार करते हो तो आपका करंट अफेयर्स का जितना भी पोर्शन है वो आराम से आप कवर कर लोगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा सीरियसली इनको तैयार करिए। यहां पे जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एल पेंगलो क्या है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहां वर्ड लिखा हुआ है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एल पेंगलो क्या है। व्हाट इज एल पेंगलो रिसेंटली सीन इन द न्यूज, क्या है ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए नेचुरल phenomenon involving the illumination of mountain slopes by the sun। सूर्य द्वारा पहाड़ी ढलानों की रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना है ये एल पेंगलो। ठीक है, सूर्य द्वारा पहाड़ी ढलानों की रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना। देखो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है आपका पर अंतरिक्ष यात्री लोरा ओहरा ने हिंदुकुश के पास एल पेंगलो पर कब्जा कर लिया। यह प्राकृतिक घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान होती है, जिससे पहाड़ ढलानों पर गुलाबी, लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है। एल पेंगलो के रंग सूर्य के कोण और वायुमंडलीय स्थितियों के कारण भिन्न होते हैं। अलग अलग कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो। यहाँ पे देखो, ये ऊपर से लिया गया चित्र है जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के कलर्स यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। हिंदुकुश माउंटेन का ये चित्र लिया गया है, थोड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग कलर आपको यहां पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एल पेंगलो, थोड़ा ध्यान रख के चले। इस पे क्या याद करना है, इसमें याद क्या करना है बच्चा कि ये हिंदुकुश के पास जो हिंदुकुश माउंटेन है आपका, उसके पास एल पेंगलो एक लोकेशन पॉइंट दिखाया गया है जो कि सूर्य की रोशनी से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको गुलाबी, लाल और नारंगी रंग दिखाई देगा। तो आपको रंग भी ध्यान रख के चलना है और ये घटना कहां बन रही है ये पता होना चाहिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका स्नो लेपर्ड। तो ये पूछा गया है कि किस स्टेट या किस यूटी में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है। मतलब जो हिम तेंदुआ है उसकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई गई है, वो आपको ध्यान रख के चलना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है ये। ठीक है, कौन सी यूटी के अंदर है। तो बच्चा ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो आबादी इनकी दिखाई गई वो कहां दिखाई गई है, लद्दाख। लद्दाख के अंदर इनकी आबादी सबसे ज्यादा दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। लद्दाख में 477 लिख भी रखा है 477। लद्दाख के पास सबसे ज्यादा मात्रा है हिम तेंदुओं की। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। ठीक है भाई, फिर हिमाचल प्रदेश नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इनको छोड़ो आप खाली ये ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा संख्या कहां पर होगी, आंसर करेंगे लद्दाख। उसके बाद कहां होगी, उत्तराखंड। ठीक है, इमेज में आप देख पाएंगे टोटल जो इनकी संख्या दिखाई गई है वो 718 है पूरे भारत के अंदर। 718 स्नो लेपर्ड में 477 तो आपके लद्दाख के पास है। ठीक है भाई, और इनकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, काफी बढ़ रही है संख्या इनकी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए। सालेहेर जो फोर्ट है आपका, शिवनेरी जो आपका फोर्ट है और पन्हाला जो फोर्ट है, ये किस राज्य में। आपको 3 किले दिए गए हैं, ये न्यूज में थे। ये 3 किले किस क्षेत्र में है, आपको लोकेशन बतानी है। तो आंसर करेंगे आप पन्हाला, शिवनेरी और सालेहेर जो किला है आपका वो पड़ेगा महाराष्ट्र के अंदर। भारत ने 2024-25 देखो क्यों न्यूज में थे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की मान्यता के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का प्रस्ताव दिया है। मतलब 2024-25 में यूनेस्को के पास जो लिस्ट गई है भारत की, वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट हम हर साल भेजते हैं अपनी साइड से, उसमें मराठा सैन्य परिदृश्य का उल्लेख किया गया है। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित ये सैन्य परिदृश्य मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं। आपको ये बात ध्यान रख के चलनी है
कि ये किले जो थे ये मराठों के लिए एक प्रोटेक्शन पॉइंट हुआ करते थे, ठीक है। बाद में आपको याद होगा 1818 ब्रिटिश सरकार के द्वारा मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था संधि के माध्यम से। तो ये किले जो है आपके सामने जो विजिबल किले आपको दिख रहे हैं, ये किले मराठा साम्राज्य की जो सैनिक ताकत है, उपलब्धि है, उसको विजिबल कर रहे हैं। इससे मैंने आपको शिवनेरी फोर्ट का आपको इमेज दिखाया है। इस तरह के किले हैं भैया, ये बहुत ही ताकतवर किले माने जाते थे सैनिक शक्ति के रूप में, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है किले क्यों हाईलाइट है, तो आप बोलेंगे कि भारत ने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए जो लिस्ट जो हमें सूची गई है उसमें इन किलों का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटेल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, रेटेल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बनाई गई है। देखो बच्चा, आप थोड़ा ध्यान रख के चलना। मैं पहले कह रहा था कि कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि न्यूज बेस आ सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक था रिवर डैम, ये आपका टॉपिक था, तो ज्योग्राफी के साथ आपको जोड़ सकता है इस सवाल को कि अभी हाल ही में रेटले जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस नदी बनाई गई है, तो आंसर होगा चिनाब। तो राइट आंसर क्या करोगे इसमें आप, चिनाब। ए इसका आंसर होगा चिनाब रिवर, इसलिए न्यूज में है। तो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कहां किस नदी पर होगा, तो चिनाब करके आना, आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह के सवाल करंट अफेयर्स के साथ आ सकते हैं। देखो, सरकार ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट की है ये रेटले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना है, उसको चिनाब नदी के पानी को मोड़ने की घोषणा की उसके लिए, ठीक है। किश्तवाड़ा जिले में स्थित यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ रिवर पन बिजली पहल है। मतलब इसके लिए चिनाब नदी के पानी को मोड़ा जा रहा है और वहां से ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रख के चलना। कर लोगे आराम से। जम्मू कश्मीर में है, 850 मेगावाट की है और चिनाब नदी पर है। बस दैट सवाल पूछ सकता है कि रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो आप थोड़ा ध्यान रख के चले। ये देखो इस तरह का इमेज है इस पावर प्रोजेक्ट का, ध्यान रख के चले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। अभी हाल ही में 3 कंट्रीज के बारे में बताना है। रिसेंटली अनाउंस किया है उन्होंने देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। जो इकोवास जो एक ग्रुप है, जो अफ्रीकन स्टेट्स का ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है पूरा ये, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ग्रुप है, उससे अभी हाल ही में 3 देशों ने अपने आप को बाहर कर लिया है इकोवास से। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना जिन्होंने बाहर किया अपने आप को। देखो 3 देशों ने हाल ही के तख्ता पलट में उनकी सेनाओं द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद, क्योंकि वहां पे क्या है पॉलिटिकली चेंजेस हुआ है और वहां सेना ने कब्जा कर लिया है और डेमोक्रेट सरकार को हटाकर पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय पर उनके खिलाफ नाजायज, अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि अफ्रीका जो ग्रुप है, ये पश्चिमी जो देशों का ग्रुप है, ये हम पे लगातार हमारा शोषण कर रहा है। उनका मानना यह है सीमा पर आवाजाही और व्यापार को सीमित करने वाले प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। तो बच्चा देना, इन्होंने अपना तर्क रखा है इसके पीछे कि हमें उस ग्रुप से नुकसान मिल रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो 3 कंट्रीज कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा बुर्किना फासो, एक होगा माली और एक होगा आपका नाइजर। तो आंसर होगा ए, बुर्किना फासो, माली और नाइजर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रख के चलना। यहां पे मैंने आपको बना भी रखा है, देखो माली हो गया, नाइजर हो गया और ये बुर्किना फासो हो गया। इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया भाई इस पूरे ग्रुप से। ये इकोवास मेंबर्स हैं जो आपके सामने पे विजिबल है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम इकोवास ऑन जनवरी 28, 2024 में अनाउंसमेंट किया था उन्होंने अपने आप को बाहर करने का, ठीक है। बाकी आप इसमें ग्रुप देख पाएंगे, गुयाना आता है, आइवरी कोस्ट आता है, टोंगो आता है, घाना आता है, ठीक है, नाइजीरिया आता है, चाड आता है, ये सब उसी ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए INS सुमित्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल्स। हाल ही में खबरों में आया INS सुमित्रा किस प्रकार का जहाज है।
आपको ये बताना है किस प्रकार का जहाज होगा। ठीक है, तो ये जो जहाज है वो गश्ती जहाज है, एक्चुअल में पेट्रोल वेसल है ये। ठीक है, ये कोई चीज खो जाए समुद्र में उसको खोजने के काम में आता है। ठीक है, भारतीय नौसेना के सरयू श्रेणी के गश्ती जहाज, देखो साफ लिखा है, आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट से अपहृत मछुआरों को बचाया। सोमालिया के जो पूर्वी तट पर जो समुद्री जो लुटेरे हैं उनके द्वारा कुछ मछुआरों को वहां पे बंधक बना लिया गया था, उनको बचाया है। 2014 में कमीशन किया गया था यह गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित अपनी श्रेणी का आखिरी जहाज है। ध्यान देना, पूर्वी नौसेना कमान के तहत चेन्नई में स्थित इसकी प्राथमिक भूमिकाओं में ईईजेड निगरानी, जो आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स पे पाया जाता है, एंटी पायरेसी गश्त, बेड़े का समर्थन, समुद्री सुरक्षा और एस्कॉर्ट ऑपरेशन शामिल है। एक और चीज, अभी ये आपका जो इराक और मतलब पाकिस्तान का जहाज भी वहां पे गुम हुआ था, उसको भी ढूंढने में इन्होंने बड़ी सहायता की थी इस जहाज ने, आईएनएस सुमित्रा ने, तो इसके लिए भी चर्चा में रहा ये। तो ये ध्यान रखना, आईएनएस सुमित्रा हमारा क्या जहाज होगा, ये हमारा गश्ती जहाज होगा जो कि समुद्र में खोए हुए जहाजों को या खोए हुए जो आपके मछुआरे वगैरह जो भी लोग हैं उनको ढूंढने में ये बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप देख पाएंगे, ये है आईएनएस सुमात्रा। ओके, नेक्स्ट, सिंगचूम बुंगुन नामक सामुदायिक रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है, ये ध्यान रख के चलना है। सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व, विलेज कम्युनिटी रिजर्व है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास 17 वर्ग किलोमीटर के जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने सिंगचून बुबून ग्राम सामुदायिक रिजर्व पर प्रकाश डाला है। देखो ये है अरुणाचल में, ठीक है, और ये उनका एक हॉटस्पॉट एरिया है, ये ध्यान रखकर चलना। सिंगचून बुबून एक ग्राम है, एक गांव है वो, जो एक हॉटस्पॉट एरिया है। ठीक है, 2017 में स्थापित रिजर्व बुगुन लियो सिचला की सुरक्षा करता है, जो कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय पासेरियन पक्षी है। कौन सा? बुगुन लियो सिचला, जिसका नाम बुगुन समुदाय के नाम पर एक पक्षी है जिसकी रक्षा करता है ये पूरा जो वन्यजीव अभियान बनाया गया है अरुणाचल में। ये एक हॉटस्पॉट रीजन होगा, ध्यान रख के चलना है। ठीक है, और ये जो एंडेंजर्ड जो स्पेसीज है वो ये रहा बुगुन लियो सिकला, ये जो आपको यहां दिख रहा है एक कह सकते हैं कि चिड़िया टाइप की प्रजाति है। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडियन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बुगुन कम्युनिटी फॉरेस्ट, और ये पूरा उस ग्रुप का फॉरेस्ट है और ये इसको बचाता है बुगुन लियो सिकला को। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का एक हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है, ये ध्यान रख के चलना। आगे, इनसैट 3DS रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो इज व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो आपको बताना है किस प्रकार का उपग्रह। तो ये बच्चा मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होगा, मौसम विज्ञान उपग्रह है ये। ठीक है, इसरो और IMD एक नए मौसम विज्ञान उपग्रह के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है, इसका नाम है इनसैट 3D। ये ध्यान देना, ये मतलब मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। उपग्रह में रात के समय की इमेजिंग, समुद्र सतह के तापमान का सटीक अनुमान और उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन, जिससे सुधार सब, मतलब दूर से भी हम चीजों को देख पाएंगे, विजुअलाइजेशन कर पाएंगे, ये सब चीजें इसके थ्रू होंगी। मतलब मौसम संबंधी सैटेलाइट होगा, ये ध्यान रख के चलना। तो मेट्रोलॉजी का सैटेलाइट है आपका इनसैट 3DS। ठीक है, ये यहां बना हुआ देखो, वेदर फोरकास्टिंग आपको मिल पाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट आप यहां पे देख पाएंगे, इनसैट 3DS। ठीक है, तो ये सैटेलाइट है जो कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, डोगरी फोक डांस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए फेमस फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? यूटी। डोगरी लोक नृत्य जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको आंसर करना है जम्मू। तो डोगरी है आपका जम्मू का। ठीक है, और
इसमें क्या होता है कि लोक जो नृतक होता है रोमालो राम को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोगरी लोक नृतक है रोमालो राम, बड़ा फेमस नाम है। डोगरी जो नृत्य शैली है उसके ये बड़े पॉपुलर नाम है रोमालो राम, इनको हाल ही में पद्मश्री मिला है भाई, ठीक है। रोमालो पारंपरिक डुग्गर क्षेत्र नृत्य में माहिर है, जिसे डोगरी लोक नृत्य रूप में जाना जाता है। आमतौर पर समूह में प्रदर्शित किया जाता है, नेता गाते हैं इसमें, ठीक है, और नृत्य करते हैं, जबकि अन्य लोग बैठकर ड्रम और चिमटा बजाते हैं, ठीक है। कुछ लोग नाच रहे होते हैं, कुछ लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। इस क्षेत्र के अन्य उल्लेख नृत्यों में ढेकू, फुम्मानी, जगराना, चकाउई, छज्जा, कुड्डा, हिरणा, भगतन, रास और चंद्रोली। चलो उस कैटेगरी में और बहुत सारे डांस आपको मिलेंगे, फोक डांस आपको मिलेंगे, पर ये क्वेश्चन जो बना हुआ है वह है डोगरी लोक नृत्य का, ठीक है। तो ये रिलेट करता है जम्मू को। मैंने यहाँ पे इमेज दिखाई आपको, आप देख पाएंगे ये डोगरी नृत्य की इमेज है। कुछ महिलाएं यहाँ पे ग्रुप में डांस कर रही है, इसमें ज्यादातर ग्रुप में ही डांस किया जाता है, ठीक है। बाकी जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो अपने आराम से इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं, बाकी ग्रुप में महिलाएं इस डांस को करती हैं, ठीक है। Which article of the Constitution state that there shall be a Supreme Court of India? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को बताएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 124 जो है द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 26 जनवरी 1950 को स्थापित सर्वोच्च न्यायिक निकाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया, ठीक है। 1950 में स्थापित हुआ था और अब आप खुद देख लीजिए, तो 50 के बाद सीधा अभी इसका हीरक जयंती समारोह मनाया गया है और भारत के संविधान के 124 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। और पता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये, चाहे वो सिविल हो चाहे वो आपका मतलब फाइनली कोर्ट ऑफ अपील हो, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों में सबसे ऊपर ये कोर्ट रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ओके। 124 आर्टिकल में भारत के सुप्रीम कोर्ट को बिल्ड किया गया। सिंपल सवाल पूछा गया है, कोई खास बड़ा सवाल नहीं है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित आर्मोडा क्या है? आर्मिडो, व्हाट इज आर्मिडो रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज? क्या है आर्मिडो? तो ध्यान रखना, यह है बच्चा ALSV, एक बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन है ये, ठीक है। आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है ये। नई महिंद्रा आर्मिडो भारत की पहली बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार पेश हुई। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइन और निर्मित यह आतंकवाद विरोधी विशेष बलों, टोई और सीमा गश्ती में सुरक्षा बलों को सहयोग करती है। बख्तरबंद एक गाड़ी है, ठीक है, जिसको हम आर्मिडो नाम देते हैं। देखो इस तरह की इमेज है उसकी, ठीक है। ये बख्तरबंद है आपका, इसमें आप अंदर बैठ भी सकते हो, छुप भी सकते हो, ठीक है। और ये गश्ती सीमाओं पर गश्ती करने के लिए काफी सहयोग करती है, ठीक है भाई। ये आपका आर्मिडो। Who has become the first woman to hold the rank of सूबेदार in the Indian Army? यह लिखा हुआ है भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सबसे पहली महिला जिन्होंने सूबेदार का पद प्राप्त किया है उनका नाम है प्रीति रजक, जिन्होंने सेना में पहली सूबेदार बनी है महिलाओं में। तो पहली सूबेदार महिला बनने का गौरव मिला उनको, प्रीति रजक को। आपको याद होगा चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक, ये शूटर भी है, ठीक है। हवलदार से पदोन्नत होकर सेना में पहली महिला सूबेदार बन चुकी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। शूटिंग की मेधावी खिलाड़ी है ये और अपनी ट्रैप शूटिंग प्रतिभा के दम पर 2022 में सेना में शामिल हुई थी, शूटिंग के में शामिल हुई थी। वर्तमान में CMP भर्ती की गई महिलाओं वाली एकमात्र सेना शाखा है जो महत्वाकांक्षी महिला अग्निवीरों के लिए अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो यह है आपके प्रीति रजक जो भारत की पहली फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है, ठीक है। और ये शूटिंग के थ्रू सेना में शामिल हुई थी। तो फर्स्ट वुमेन सूबेदार प्रीति रजक। ओके, नेक्स्ट 44 ऑल इंडिया जो क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड कहां पे हुई है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय 44वां
अपराध विज्ञान सम्मेलन कहां पे हुआ है, ये ध्यान रख के चलना है। तो ये सम्मेलन हुआ है बच्चा गांधीनगर में। कहां हुआ है ये? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका राइट आंसर गांधीनगर होगा। सम्मेलन जो है वो फॉरेंसिक व्यवहार विज्ञान पर केंद्रित है। जो फॉरेंसिक जो बिहेवियर साइंस होता है, फॉरेंसिक जानते होंगे आप, जिससे आप फिंगरप्रिंट वगैरह पता करते हैं, ठीक है। जिस पर अमित शाह ने इस मीटिंग की उद्घाटन किया था, ठीक है। अपराध की रोकथाम में व्यवहार विज्ञान की भूमिका पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने एक मजबूत प्रशासन और न्यायपालिका के साथ इसके महत्व को रेखांकित किया, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेंसिक जो अभी हाल ही में जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की 44वां जो अखिल भारतीय जो मीटिंग हुई वो कहां हुई? तो आप बोलेंगे गांधीनगर गुजरात में हुई है। कहां हुई है? गांधीनगर गुजरात, ठीक है भाई। 23 जनवरी 2024 को हुई थी और इसको लीड किया है आपके अमित शाह के द्वारा। 5th इंटरनेशनल एंड 44 ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस और बिहेवियर फॉरेंसिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फॉरेंसिक। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। ये हुआ है गांधीनगर गुजरात के अंदर। ओके, रिसेंटली इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। हाल ही में भारत विश्व स्तर पर 4था सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने में किस देश से आगे निकल गया है? तो भारत ने रिप्लेस किया हांगकांग को। हांगकांग को रिप्लेस करते हुए भारत अब कौन सा आ गया? 4था सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया भाई। इक्विटी जानते ना, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। भारत ने हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का 4था सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है भाई। इसका मार्केट वैल्यू क्या है? $4.33 ट्रिलियन और हांगकांग का है $4.29 ट्रिलियन। अब भारत का ज्यादा हो गया, तो भारत अब 4 नंबर पे आ गया हांगकांग को बाहर करके। नंबर 1 पे यूएसए है, सेकंड चीन और थर्ड पे जापान है। यूएसए, चीन, जापान और चौथे नंबर का इक्विटी मार्केट बन गया। बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन बन गया भाई हमारा पर, ठीक है। तो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग अगर देखें तो इक्विटी मार्केट में हम चौथे नंबर पे आ गए। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हांगकांग को रिप्लेस करके इंडिया 4 नंबर पे आ गया है। ये देखो, इंडिया बिकम 4 लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट सरपासिंग हांगकांग। हांगकांग को सरपास करके आप चौथे नंबर के सबसे बड़े इक्विटी मार्केट बन गए। Which ministry was allocated the highest budget in the interim budget 2024? अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो बजट जिस मंत्रालय को मिला है उसका नाम बताना अपन को। तो बेटा सबसे ज्यादा बजट दिया गया है डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे अधिक बजट दिया गया है। छठी बार था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट भी पेश किया। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6.1 लाख करोड़ का आवंटन दिया गया, 6.1 लाख का। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड आपका रोड को मिलेगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग को दिया गया है उसके बाद, ठीक है। नंबर 1 आपका डिफेंस को दिया गया सबसे बड़ा फंड, ये ध्यान रखकर चलना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें डाटा दिया है 5.94 लाख के आसपास, ये अप्रोक्सीमेट 6 जो अपडेट हुआ है उसमें आपका 6 पॉइंट समथिंग का ये विजिबल किया गया है। अलग अलग यहाँ पे रेशियो लिखे हुए हैं, तो ध्यान रख के चलना है। अंतरिम बजट और जब कंप्लीट बजट बन के आता तब उसकी बात अलग अलग होती है। तो लगभग 6 के आसपास डाटा जा चुका है, ठीक है। तो नंबर 1 डाटा आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। फिर नंबर 2 पे रोड और ट्रांसपोर्ट है, 3rd पे रेलवे है, 4 पे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पर आपको शुरुआत के 3 याद करने हैं। शुरुआत के 3 आप यहां पे देख पाएंगे, ठीक है। ये शुरुआत के 3 आप याद कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। Who has become reappointed as the president of Asian Cricket Council? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? देखो पहले कौन थे? जय शाह, तो उनको दोबारा से मौका मिल गया है। आपके अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, इनको सेकंड दोबारा से अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा आपके लिए, आंसर होगा जय शाह, दोबारा से इनको मौका मिला है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार, 3rd बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय
बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में लिया गया। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान शाह ने ये अंडर 19 प्रारूप महिला T20 एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, तो दोबारा से अपॉइंट हुए जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इनको मिला है दोबारा से मौका एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनने का। यह देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह दिया गया है सूरत एयरपोर्ट को। अब सूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो दर्जा दिया गया है सूरत एयरपोर्ट को, ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो आंसर होगा सूरत एयरपोर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है आपको, सूरत हवाई अड्डा अब आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, गुजरात। चलिए, When is Indian Coast Guard Day celebrated every year? हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक जो कोस्ट गार्ड जो डे होता है वो 1 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। तो 1 फरवरी, हर साल 1 फरवरी को हम कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, ये ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कोस्ट गार्ड। ठीक है, इस दिन को मनाने की घोषणा हमने की थी 18 अगस्त 1978 से दिन बन रहा है 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 और 1978 18 अगस्त को हमने ये दिन मनाने की घोषणा की थी 1 फरवरी को। आप देख पाएंगे। ठीक है, वयम रक्षाम भारतीय तटरक्षक का आपका लोगो। इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट होगा 1 फरवरी। काफी बड़ा सपोर्ट करता है कोस्ट गार्ड, आपको याद होगा। कोस्ट की सुरक्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल ये ग्रुप होता है। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? Who has been nominated by President द्रौपदी मुर्मू to the राज्यसभा, the upper house of the parliament? किसको किया है? सतनाम सिंह संधू को किया है। ध्यान रख के चलना है, सतनाम सिंह संधू। तो बच्चा सतनाम संधू को नामित किया। सतनाम सिंह संधू ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है उनके संस्थापक है ये। वर्ष 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बहुत बढ़िया। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी इन्होंने सतनाम सिंह संधू जी ने। ठीक है, इनको ये है सतनाम सिंह संधू जी जिनको मौका दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बड़ी पॉपुलर हस्ती है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं ये। चलिए, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, रिसेंटली द बुक एक समंदर मेरे अंदर वॉज पब्लिश बाई हुम इज रिटन? तो आंसर होगा संजीव जोशी। आंसर होगा संजीव जोशी। ठीक भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की थी। तो अजीत डोभाल जो हमारे सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी। यह पुस्तक जोशी द्वारा पिछले कई वर्षों में लिखी गई 75 कविताओं का संग्रह भाई। ये बुक जो है 75 पॉइंट्स का ये ग्रुप है। ये जो बुक आप देख पा रहे हैं 75 कविताओं का संग्रह ये बुक है। ठीक है, और आप इस बुक का इमेज देख सकते हैं, एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, संजीव कुमार जोशी के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। ठीक है, मतलब लिखी गई है, राइटर है इसके। ओके, हु वॉन द 5th हॉकी 5S वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? आंसर होगा नीदरलैंड।
तो विजेता है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने महिला हॉकी टीम ने आपका FIH5S महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। 7-2 के बड़े अंतर से भारत को हराया गया है। भारत के लिए ज्योति छत्री और रुताजा ददासो ने गोल किए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। ठीक है, 7-2 से भारत को हरा के नीदरलैंड ने खिताब जीत लिया है। ध्यान रख के चलना, FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। ठीक है, अब देख पाएंगे नीदरलैंड वॉन द फर्स्ट FIH हॉकीज 5S वुमेन वर्ल्ड कप। पहली बार जीता है नीदरलैंड ने। चलिए, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेड रिसेंटली। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा जो अस्पताल है, पहला प्राकृतिक भाई की आधारशिला कहां रखी गई है। ठीक है, तो इसकी आधारशिला रखी गई डिब्रूगढ़, असम में। कहां रखी गई इसकी आधारशिला? डिब्रूगढ़ में रखी गई, असम के अंदर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा के द्वारा, और ये 100 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। असम के डिब्रूगढ़ में इसकी नींव रखी है और प्राकृतिक होगा। ठीक है, फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल होगा, ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने डिब्रूगढ़ में इसकी नींव रखी है। आप थोड़ा ध्यान रख के चले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बच्चा जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, इटली के स्टार खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखकर चलना है। और क्षेत्र का पुरुष एकल स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले तीसरे इटली खिलाड़ी बन गए हैं। और बेलारूस की अरीना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है। अरीना सबालेंका ये बेलारूस की है, बेलारूस की खिलाड़ी हैं अरीना सबालेंका, जिन्होंने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ध्यान रख के चलना, ये बेलारूस की होंगी। और इटली के होंगे जैनिक सिनर ने जीता है, मेदवेदेव को हराकर, रूस के खिलाड़ी को हरा के जीता है। अब देख पाएंगे ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। ठीक है, इटली के तीसरे खिलाड़ी हैं ये। विद वुमेन हैज टाटा साइन एन एग्रीमेंट टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन डेवलप करने के लिए तो ये किया है एयरबस के साथ। एयरबस के साथ समझौता किया गया। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। टाटा के सहयोग से भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति के तहत अनुबंध पहले ही कर चुके हैं। वो C-295 सैन्य परिवहन विमान के लिए वडोदरा में एक AFL स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, C-295 295 जो हमारा सैन्य परिवहन होगा उसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ है टाटा ग्रुप और एयरबेस के बीच में। और 56 विमानों की आपूर्ति पहले से हो चुकी है। वडोदरा में वो उनका सेंटर लगाया गया है गुजरात के अंदर। ठीक है, और ये पहली प्राइवेट इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन डेवलप हुई है प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, तो इसमें आपको हेलीकॉप्टर 6 पैसेंजर्स इसमें जा सकते हैं और प्राइवेट ग्रुप के पास ही रहेगा, तो आप यूज कर पाएंगे इस हेलीकॉप्टर सर्विस का। ठीक है, लास्ट, इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये बच्चा ध्यान रख के चलना है। सदा तनिष्क विद विच कंट्री। ठीक है, तो आपको आंसर करना कि भारतीय सेना के द्वारा अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। इसका नाम है सादा तनसिक। ठीक है, ये किया गया है आपका सऊदी अरेबिया के साथ किया गया है, ध्यान रख के चलना है। जॉइंट एक्सरसाइज है सऊदी अरब और भारत का। पहला संयुक्त राजस्थान के महाजन के ये जो महाजन जो आपका फील्ड है वहां पे किया गया है 29 जनवरी से और 10 फरवरी 2024 तक ये आयोजित किया गया है।
45 सैन्य कर्मियों की सऊदी अरब टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी जो आपका लैंड फोर्सेज है वो कर रही है। ठीक है भाई, तो सऊदी अरब के साथ भारत का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है सादा तनिष्क। ठीक है, विद विच कंट्रीज आर, आपका आंसर होगा सऊदी अरब। कर पाओगे आराम से, ध्यान रख के चलना। ओके, मैंने इसका इमेज दिया हुआ है, आप इसका इमेज देख पाएंगे यहां पर। ठीक है, सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट है ये तनसीक। ठीक है, ओके चलिए, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चा। ये आपका करंट अफेयर्स का सेशन आज एंड ऑफ किया जाता है, और ध्यान से देख लेना इस तो पूरे क्वेश्चंस को। कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। गुड लक बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.